नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार और लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक और बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 7 देखेंगे। इसमें दोस्तों हम हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग तथा गणित के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारी ये जो क्लास है, आप किस तरह से यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उसके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। देखो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, केवल एक बटन दबाना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। तो आप 37% ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जबकि 62% अभी भी ऐसे प्यारे मित्र हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है और देखते हैं। तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए, और इसी के साथ में आप सभी पहले प्रश्न का उत्तर बताइए। पहला प्रश्न जो कि जीके जीएस से संबंधित है, कहा गया है गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। बताइए दोस्तों, गांधी इरविन संधि दोस्तों जिसे हम गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 5 मार्च को। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर गांधी जी ने इरविन से 11 सूत्रीय मांगों की बात की थी, जिसमें से केवल 7 मांगें पूरी की गई थी। और इसके बाद गांधी जी कहाँ पर पहुंचे थे? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी हवाएं बहती हैं, कहाँ पर बहती हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो, जैसे मैंने कहा ये अपनी पृथ्वी है, तो इसमें एक होती है मिड लाइन यानी मीडिएटर, 0 डिग्री कहते हैं जिसे। एक होती है ऊपर कर्क रेखा और नीचे की ओर मकर रेखा। तो दोस्तों याद रखेंगे इन्हीं के बीच में होता है क्या? ये होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का एक तरह का जिसे कहते हैं हम एक मिनट, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर कहा जाता है शीतोष्ण। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इस एरिया को। और इसी एरिया में जो हवाएं बहती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? पश्चिमी हवाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है सर्वाधिक निर्वाचन वाला भारतीय राज्य है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी हुए हैं। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है वो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि देखो जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर वोट भी ज़्यादा होंगे, और यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाओ। आगे बोला है भारतीय संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया। पहला संशोधन इंपॉर्टेंट है, 1951 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। और ये संशोधन जो था ये भूमि सुधार से संबंधित था। किससे था भैया? याद रखेंगे भूमि सुधार से संबंधित संशोधन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संशोधन नेहरू जी के द्वारा किया गया था। घूमर लोक नृत्य किस राज्य का है ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे घूमर आप लोगों का राजस्थान का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? घूमर राजस्थान का हो जाएगा। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ताजमहल जो कि एकदम वाइट संगमरमर से बना है, और वाइट संगमरमर को जो खतरा होता है वो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। ठीक है, किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड से। इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा एक प्रकार की बारिश होती है जिसे हम कहते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? एसिड रेन। ठीक है, याद रखेंगे एसिड रेन जो होती है इसमें प्यारे दोस्तों क्या होता है? इसमें अम्लराज जिसे हम HNO3 कहते हैं, और इसके साथ साथ में SO2 ये मिक्स होते हैं। तो प्यारे दोस्तों जो सर्वाधिक खतरा होता है यहाँ पर वो SO2 से होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आगे आ जाओ। आगे बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ डेट डालेंगे, जैसे मैंने कहा एक 1885 की, एक प्यारे दोस्तों 1886 की। ठीक है, और इसके बाद एक 1887 की। किसकी? एक मिनट, एक 1886, एक 1887 और एक 1888। इस तरह से याद रखेंगे 4 अधिवेशन। इसमें हम याद रखते हैं बा, का, मा और ई। ठीक है, इस तरह से ये इनके स्थान थे।
बा से प्यारे दोस्तों हो जाएगा बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। का से कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? याद रखेंगे, कोलकाता में हुआ था। इसके बाद मा से मद्रास में हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा ई से इलाहाबाद में हुआ था। और इनके जो अध्यक्ष थे वो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो बम्बई में जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये थे। इसके अलावा कोलकाता में कौन बने थे? कोलकाता देखो, पहले तो ईसाई थे, माफी चाहेंगे, पहले पारसी व्यक्ति थे, ठीक है। उसके अलावा दूसरे कोलकाता में कौन बने थे? तीसरे मद्रास में प्यारे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी चुने गए थे। चौथे में जॉर्ज यूले था। कौन था? चौथे में प्यारे दोस्तों जॉर्ज यूले था। इस बात को याद रखेंगे। अब आप दूसरे वाले के बताओ कौन थे? दूसरे वाले के बता सकते हो क्या? जल्दी से बता दो। दूसरे वाले के थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तीसरे के बदरुद्दीन तैयब और चौथे के कौन थे? जॉर्ज यूले जी थे। आगे आ जाओ। सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? प्यारे दोस्तों अभी हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए हैं इन्हें सांसद कहा जाता है, और इनकी निधि यानी कि जो इनको वेतन दिया जाता है वो कितना है? तो दोस्तों याद रखेंगे 5 करोड़ रुपए। कितना है? 5 करोड़। इनको 2 किस्तों में मिलता है। 2.5 करोड़ की एक किस्त मिलती है, ठीक है। 2.5 करोड़ की एक किस्त मिलती है और इनकी निधि क्या है? टोटल 500 माफी चाहेंगे 5 करोड़ है। आगे बोला डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसकी है? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की पूर्व जो है क्या रही हैं? प्रधानमंत्री रही हैं। इनकी पुस्तक है डॉटर ऑफ द ईस्ट, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों सर्वाधिक आत्महत्या जो होती हैं वो महाराष्ट्र में होती हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। यार यहाँ पर क्या है? पैसा बहुत ज़्यादा है, इन लोगों के पास समय नहीं है, अपने आप को समय नहीं दे पाते, इस कारण ये स्ट्रेस में चले जाते हैं और यहाँ के लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे आपने सुशांत सिंह वाला केस सुना होगा। अभी 2-3 दिन पहले कोई एक एक्ट्रेस जो सह सह अभिनेत्री थी वो भी मर गई, इसने भी आत्महत्या की है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न बोला गया है अशोक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में हुई थी। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ये पूछ लेगा कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में ये इसकी मृत्यु होती है। इस बात को याद रखेंगे। अशोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मारे थे। इसके अलावा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। आगे बोला आर्थिक सूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन होता है? प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सूचना परिषद। जब आर्थिक की बात आएगी, क्योंकि पैसे की बात, और पैसे की बात कौन करता है? वित्त मंत्री। इस तरह से याद रख लेंगे। कह रहा है मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता की किस धारा से सन्निहित है? कह रहा है कि मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सन्निहित है? प्यारे दोस्तों याद रखेंगे धारा 84, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मानसिक विक्षिप्ति के बारे में बात की गई है। आगे बोला उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योग के केंद्र माना जाता है? बताइए कौन सा मंडल है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर विश्व की उत्कृष्टकालीन आती हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे मिर्जापुर मंडल। और मिर्जापुर मंडल में एक इम्पोर्टेंट जिला याद रखेंगे, भदोही जिला। क्या नाम है? भदोही। इसी जिले का नाम हो चुका है प्यारे दोस्तों संत, एक मिनट, क्या हो चुका है? संत एक और आपका कबीरदास नगर, ठीक है। संत कबीरदास नगर। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपका भदोही है, भदोही कालीन के लिए जाना जाता है, मिर्जापुर मंडल में आता है। ग्लेशियर एक्सप्रेस किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? प्यारे दोस्तों ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की एक प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। वंदे भारत अपने भारत की है। आगे बोला है बिनसर जंगल भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर जंगलों में अभी आग लग गई है। और अभी हाल ही में कहाँ पे आग लगी थी जंगलों में? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिनसर के जंगल प्यारे दोस्तों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है, अच्छे से याद रखना है। आगे बोला है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, यानी तोता ए हिंद? प्यारे दोस्तों कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो पहले एक हिंदू व्यक्ति था, जैसे ही निजामुद्दीन औलिया जी के संपर्क में आता है वहाँ से ये इस्लाम कबूल कर लेता है। और इसी की एक रचना है जिसने कहा था छाप तिलक सब जीनी मुझसे नैना मिलेंगे, ऐसे कोई गाना आया था और इन्हीं के द्वारा वो लिखा गया था, ठीक है। किसके लिए लिखा गया था? तो निजामुद्दीन औलिया के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, छाप तिलक सब छीनी किसकी कविता है या किसका गाना है, ठीक है। अमीर खुसरो की है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, कासगंज में। अब देखो कासगंज अलग हो चुका है क्योंकि पहले कई किताबें लिखती हैं एटा, एटा से ही अलग होकर के कासगंज जिला बन चुका है, तो कासगंज में आता है जहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। आगे आ जाते हैं। आगे दोस्तों बोला है बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी।
बताइए, तो किसने की थी? बाजार विनिमय प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली थी भाई। इसमें अगर कोई बाजार में घपला करता था तो ये क्या करता था, अलाउद्दीन खिलजी उतना ही मांस निकाल के जानवरों को खिला देता था। ठीक है, जो भी जैसे तुमने, जैसे मैं कहता हूँ 1 किलो आपने सामान लेने गए, आप 1 किलो सामान लेने गए, किसी ने अगर इसमें 50 ग्राम का घोटाला कर दिया, किसका? केवल 50 ग्राम का अगर घोटाला किया है तो जो दुकानदार है ना उसके शरीर से 50 ग्राम मांस निकालेगा और कुत्तों में बांट देगा। किसमें? कुत्तों में। कुत्ते भी खुश रहते थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी ईमानदारी से बाजार भी चलते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे बोला है भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 1/8। जल विद्युत शक्ति अब वर्तमान में भारत में लगभग 12.8 या 9% के आसपास भारत की कुल विद्युत शक्ति का है। ठीक है, याद रखिए। सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा प्यारे दोस्तों कोयला से भारत में बिजली बनती है। किससे बनती है? कोयला से बनती है। इसके अलावा सोलर, ठीक है, सोलर भी याद रखेंगे, सोलर से भी बनती है। पवन ऊर्जा भी बनती है, पवन चक्की आपने सुनी होगी। इन सभी से ऊर्जा बनाई जाती है। आगे आ जाओ। आगे बोला गया है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? याद रखेंगे जो इनके सदस्य थे संविधान सभा के, इनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद रखेंगे। संविधान बनाने वाले जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले कहाँ से चुने गए थे? पहले कोलकाता से इनको चुना गया था। कोलकाता से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। भाई संविधान तो लिखना था, तो इसके अलावा दोबारा एक व्यक्ति को हटाया, फिर इनको मुंबई से लड़वाया। किसको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से लड़वाया, तब मुंबई से जीते और उसके बाद इन्होंने संविधान सभा का शपथ ग्रहण किया। ठीक है, उसके बाद संविधान लिखा था। आगे आ जाओ। आगे बोला है यह किस राज्य की पुलिस का नारा है? आपके साथ आपके लिए हमेशा। तो दोस्तों याद रखेंगे दिल्ली पुलिस का नारा है आपके साथ आपके लिए हमेशा। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या नारा है, कोई बता सकता है? आगे पूछा है प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो प्रकाश ऊर्जा, ऐसे पूछा जाता है, रोशनी का मतलब क्या होगा? प्रकाश। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? प्रकाश ऊर्जा, तो आप कहोगे रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे बोला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो भैया याद रखेंगे 8 राज्य हैं। 8 राज्य हैं, एक यूटी है, एक इंटरनेशनल यानी कि देश है। तो देखो मैं उत्तर प्रदेश का मैप लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए, जिसमें क्या क्या दिया है देखो गौर से समझो। प्यारे दोस्तों एक तो नेपाल, ये तो देश हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड एक, उसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 2, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 आपका झारखंड, 8 बिहार। तो 8 तो राज्य हो गए, इसके अलावा एक कंट्री हो गया, एक यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी, ये दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर लगती है। तो कुल मिलाकर के याद रखेंगे कितने कितने जगह सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की? 10 से। एक देश है जिसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य शामिल हैं। सर्वाधिक किससे लगती है? दोस्तों याद रखेंगे सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, सबसे कम किससे लगती है? सबसे कम लगती है झारखंड से, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाओ। आवेशित की गई वस्तु के द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों कह रहा है कि आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसे कहा जाता है विद्युत स्थैतिक बल। क्या कहा जाता है? विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न कहा गया आयरन मैन ट्रायथलॉन, क्या बोला है? आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अंजू खोसला। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो आयरन मैन ट्रायथलॉन हुई थी इसमें सबसे उम्रदराज महिला है अंजू खोसला। आगे आ जाओ। आगे बोला गया है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? देखो एक तो मिला है केमिस्ट्री के लिए, किसके मिला है? किसके लिए मिला है? एक मिला है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक किसके लिए मिला है? एक मिला है फिजिक्स के लिए। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। PHYSICS, तो फिजिक्स के लिए मिला है। तो 2 नोबेल पुरस्कार मिले, किसे मिले? मैडम क्यूरी को, एक 1911 में, एक 1912 में। आगे आ जाओ। आगे बोला भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों जो भारत का हिमाद्री स्टेशन है ये प्यारे दोस्तों कहाँ पर है? आर्कटिक में स्थित है। जबकि अंटार्कटिक में का है? अंटार्कटिक में भारत का गंगोत्री है। कौन है? गंगोत्री है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे।
आगे आ जाइए। आगे बोला गया है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना प्यारे दोस्तों बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। इंपॉर्टेंट नाम है। सी राजगोपालाचारी कौन थे? ये अपने प्रथम भारतीय, कह सकते हैं क्या, प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? प्रथम भारतीय व अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल बीडी सावरकर, सॉरी राजगोपालाचारी जी थे। अड़ा आसफ अली कौन थी? भैया ये वही थी जिन्होंने क्या चलाया था, एक मूवमेंट चलाया था। कोई नाम बता सकता है कमेंट में? आगे आ जाओ। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिज का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? भैया 90% जो अपने खनिज तत्वों का है ये कहाँ पर सोखा जाता है? छोटी आंत में। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। यहीं से क्या होता है, यहीं से ऊर्जा को ग्लूकोज बनाया जाता है, एटीपी में परिवर्तित करके खून में मिलाया जाता है। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। आगे पूछा गया है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व खाद्य दिवस की बात करेंगे तो वर्ल्ड खाद्य दिवस कब मनाया जाएगा? जल्दी से बता सकते हैं आप लोग? कोई बताएगा इसमें से? इसका उत्तर क्या होगा? बताओ प्यारे साथियों, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर मनाया जाएगा 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को वर्ल्ड जनसंख्या दिवस क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड जनसंख्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो याद रखेंगे 11 जुलाई को। 8 मार्च को विश्व वुमेन दिवस, यानी कि कह सकते हैं महिला दिवस। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर जो महिला दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो प्यारे दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। 26 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? मुझे बताओ, कोई प्यारा साथी बताएगा कौन सा दिन मनाया जाता है? आगे आ जाओ। आगे बोला कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन के 50वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। कौन कर रहा है भैया? G7 का 50वां सत्र हो रहा है इटली में। और इटली में कौन है प्रधानमंत्री? मेलोनी। कौन है भैया? याद रखेंगे मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। और जॉर्जिया मेलोनी और मोदी की केमिस्ट्री तो आपने सुनी होगी। जब इसको हम मिला देते हैं जॉर्जिया मेलोनी और मोदी तो ये क्या बनता है? मेलोडी। ठीक है, इस तरह से बनता है, ये बनता है भैया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और ये मोदी जी कल निकल भी गए हैं, कल की शाम को, आज ही जो शाम हुई थी इसी में मोदी जी निकल गए मेलोनी से मिलने के लिए। ठीक है, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो G7 का 50वां सम्मेलन इटली में हो रहा है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन हम G7 के सदस्य नहीं हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बोला है भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भैया याद रखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। आगे बोला है 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? भाई तो अभी यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, क्या बोला? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? एक बाइट आता है। एक बाइट में क्या होता है? 8 KB के आसपास होते हैं। या फिर इस तरह से लिखो, सबसे पहले आता है 1 KB। 1 KB में क्या होता है? 1 KB में 8 बाइट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके अलावा 1 KB के बाद क्या होता है? MB। 1 MB में क्या होता है? 1 MB में होता है 1024 KB। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, 1024 KB। इसके बाद क्या होगा? 1 GB होगा, 1 GB होगा। 1 GB में क्या होगा? 1024 MB होगा। ठीक है, क्या होगा? 1024 MB। इसके अलावा एक 1 GB के बाद क्या होता है? TB होता है, टेराबाइट। तो टेराबाइट में क्या होगा? 1024 GB। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा एक आता है PT। PT मतलब पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट में होता है 1024 क्या होता है? TB यानी टेराबाइट। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि 1 GB कितने KB के बराबर है? अगर GB की बात करें तो GB कितने KB? पहले तो MB में जाएगा फिर KB में जाएगा, यानी कि 1024 एक बार में MB में बदलेगा और उसके बाद 1024 किस में बदलेगा? तो याद रखेंगे KB में बदलेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो कुछ इस तरीके का आंसर आना चाहिए। इस तरीके का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का एकदम सटीक जवाब है, क्योंकि हमें GB को सीधे KB में परिवर्तित करना है। ठीक है, इस कारण से हमारा उत्तर ये बनेगा। चलिए आगे आ जाओ प्यारे दोस्तों। अब हम शुरू करने वाले हैं हिंदी, और आपको जो भी पानी वगैरह पीना है जल्दी से पी लो। हम शुरू कर रहे हैं। कह रहा है किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? बताओ, किसी वाक्य का जो अंश होगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे पदबंध। क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। मेरा कुत्ता काला है, क्या है भैया? मेरा कुत्ता काला है, तो क्या बोलोगे? कुत्ता क्या है? काला है, मतलब विशेषता है। कुत्ते की क्या है? विशेषता, मतलब विशेषण है। जब भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आपके विशेषण कहलाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। आगे कह रहा है मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो कैसा वाक्य भैया?
यह वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। देखो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हमने हिंदी भाषा में डायरेक्ट ले लिया है और इन शब्दों को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जबकि तत्सम को हमने जो कन्वर्ट कर दिया वो कहलाते हैं तद्भव, ठीक है, इस बात को भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। जो हमने संस्कृत से सीधे ले लिए वो क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। 38 नंबर में बोला है प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्य का भाव किस मुहावरे को व्यक्त करता है? मैं शर्म के मारे चुप हो गया, इसका बताना है। इसमें इतने में ही तो रेखा है, मैं शर्म के मारे चुप हो गया, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? आकाश पाताल कर गया, अपना सा मुँह लेकर रह गया, अपना सा मुँह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लग गया, ये तो गलत हो जाएगा। उल्टी गंगा बहना, ये भी गलत हो जाएगा। आकाश पाताल एक कर गया, आकाश पाताल एक कर गया, कोई मेहनत करना होता है, ये हो जाएगा अपना सा मुँह लेकर रह गया, ठीक है, अपना सा मुँह लेकर के रह गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बोला है प्रस्तुत वाक्यों में लोकोक्ति को पहचानिए। प्यारे दोस्तों लोकोक्ति जो हमारे जिसे हम कहते हैं अपनी दादी की कविताएं, ठीक है, दादी कभी कभी हमको कुछ टॉर्चर वाली बातें मारती रहती थी, आप अगर याद कर रहे हैं तो वो लोकोक्ति होती है, यानी जो आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित होती हैं। इसमें क्या है? तिल का लड्डू बनाना। तिल का लड्डू बनाना क्या है प्यारे दोस्तों? एक प्रकार का मुहावरा है। घाट घाट का जूस पीना, पानी पीना होता है। लड्डू तिल का तेल बनाना होता है, ठीक है। अगर टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, ये भी गलत है। अचार कैसे? टेढ़ी उंगली से घी निकालना, ये गलत हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो उत्तर सही है वो है आ बैल मुझे मार, ठीक है। ये एक प्रकार की लोकोक्ति है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी याद रख लेंगे। आ बैल मुझे मार, ये क्या है? लोकोक्ति है। आगे आ जाओ, कह रहा है निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? गुरु का गुरुवाइन हो जाएगा, कौन हो जाएगा? गुरु जी का क्या हो जाता है? गुरुवाइन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि संधि, स्वर संधि का ही एक उदाहरण है। इसमें प्यारे दोस्तों पौधन अन होगा, क्या होगा? पौधन अन होगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ, कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग नदी क्या है? नदी बहती है, ठीक है, यानी कि ये एक स्त्रीलिंग है। पानी पिया जाता है, पिया जाता है, ठीक है, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। इलायची खाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गई। प्यास लगी है, ये भी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे पानी हो जाएगा। आगे आ जाओ, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, बताओ। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा क्या है भैया? वाक्य में जो आहा है ये एक प्रकार का अव्यय है, क्या है? अच्छे से याद रखेंगे। आहा आप आ गए, आहा क्या है? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, ठीक है। आहा आप आ गए क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। आहा आप आ गए क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये एक प्रकार का अव्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। आगे इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? एक शब्द में बताना है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, बताओ। दूरदर्शी, दूर की जानकारी रखने, दत्तचित्त नहीं बनेगा, कुशाग्र बुद्धि नहीं बनेगा। जितेंद्रिय प्यारे दोस्तों, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, उन्मूलन का विलोम। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना। क्या होता है प्यारे दोस्तों? उखाड़ना, ठीक है। अब कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो कह देना तुम हमारा उन्मूलन नहीं कर पाओगे, ऐसी कुछ भाषाएं बोली जाती हैं अपने देसी भाषा में, ठीक है। तो उन्मूलन का मतलब उखाड़ना होता है। उखाड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? विपरीत जो होगा रोपण करना, यानी कि जैसे पेड़ को उखाड़ दिया जाता है वैसे हम पेड़ को लगा देंगे, तो लगाने का मतलब रोपण करना। तो यहाँ पर विलोम बनेगा उन्मूलन का रोपण, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल इंपॉर्टेंट है, नीरद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीरद, इंपॉर्टेंट है, बादल का नीरद हो जाएगा। नीरज हो, अंबुज हो, अंबु हो। अंबु क्या हो जाएगा? अंबु तो शायद हाथी का होता है, जल्दी से बताओ। ये अंबुज, अंबुज मतलब जा से जन्म लेने वाला, अंबु होता है पानी, ठीक है। और नीरज और अंबुज ये हो जाएंगे पानी में जन्म लेने वाले, जैसे हम कमल भी कह सकते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आकाश पाताल के बीच लगने वाला डैश चिन्ह है, बताओ ये कौन सा चिन्ह है भैया? ये चिन्ह है हमारा योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी याद रख लेंगे। आकाश पाताल के बीच ये जो चिन्ह लगा है ये कौन सा है? योजक है। अल्प विराम क्या होता है? इस तरह से, इस तरह का होता है। विस्मयादि बोधक इस तरह का होगा। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं? जल्दी से बताओ। एकल उद्धरण और डबल उद्धरण, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ये एकल, ये डबल, ये उद्धरण होते हैं। आगे आ जाओ, कह रहा है दोस्तों बिल्ली छत से कूद पड़ी,
बिल्ली छत से कूद पड़ी, उपयुक्त वक्त में कौन सा कारक है? छत से कूदी मतलब छत से अलग हुई, अलग के लिए अपादान कारक आता है। क्या आता है? अपादान कारक आता है, इस बात को याद रखेंगे। छत से कूद पड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से लगा करके आप दूसरा लगा देंगे, संप्रदान लगा देंगे, गलत हो जाएगा। छत से अलग हुई है ना, छत से कूद के अलग हुई है तो अपादान होगा, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो एक बार फिर से कारक बता देता हूँ, पिछली 2 क्लासेस में बताया है। कर्ता के साथ में ने आएगा, कर्म के साथ में को आएगा, कर्ण से होगा या के द्वारा हो जाएगा, संप्रदान को और के लिए हो जाएगा, ठीक है। अपादान से मतलब जुदाई के लिए, अलग होना, ठीक है, इस बात को याद रखें। संबंध में काका ने, काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में मैं पर हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये 7 कारक आते हैं। आगे आ जाओ। दिए गए वाक्यों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। बताओ तद्भव कहाँ पर दे रखा है? तद्भव हो जाएगा हमारा मुह। मुह का तत्सम अगर देखा जाए तो क्या होगा? मुह का तत्सम क्या होता है, जल्दी बताओ? मुख होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अग्नि का, अग्नि यहाँ पर दे रखी है तत्सम, तो इसका तद्भव हो जाएगा आग। और यहाँ पर अमीर एक दे रखा है क्या, तद्भव नहीं, अमीर होता है तत्सम और इसका हो जाता है धनवान। इसका क्या हो जाता है? धनवान हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों तत्सम हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। नहीं 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 ना 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 ना, ये देखो ये दे रखे हैं तत्सम और इनका जो तद्भव बनेंगे ये बनेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? तद्भव होंगे यार, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा बैंक क्या है? बैंक एक विदेशज शब्द है जो कि इंग्लिश से आया है, ठीक है। तो मुह का मुख हो जाएगा तद्भव। तद्भव क्या है यहाँ पर गौर से देख लो एक बार, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। तद्भव क्या दे रखा है? मुख दे रखा है, वहाँ भी चाहेंगे मुँह दे रखा है। मुख क्या होता है? तत्सम होता है, बस छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। आगे आ जाओ। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का बताओ दौड़ता है, तो भैया लड़के तो बहुत सारे होते हैं और जब बहुत सारे में आ जाते हैं तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा आती है। जैसे ग्रुप बनने लगे तो वहाँ पे क्या आ जाती है? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में किसी का प्रॉपर नाम होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान मतलब वान प्रत्यय आया है, बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं भैया? याद रखेंगे बाद में, शब्दों के बाद में जोड़े जाने वाले शब्द प्रत्यय होते हैं। जबकि आगे जोड़ दें अगर, आगे क्या होते हैं ये याद रखेंगे, आगे जोड़ते हैं उपसर्ग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वान जुड़ा है, दूजा में जा प्रत्यय है, ठीक है, इकहारा में हरा प्रत्यय है, यहाँ पर दुबला में कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से में प्रत्यय नहीं है? दुबला में नहीं है। आगे आ जाओ। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में उपसर्ग प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, परि प्लस में भाषा, ठीक है, परि प्लस में भाषा बराबर परिभाषा। और दोस्तों आगे क्या आया है? परि आया है। परि क्या है? आगे जुड़ा है, आगे जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। बाद में जुड़े होने वाले प्रत्यय। आगे आ जाओ। बोला है वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत में कौन सा काल है? प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, हेतु मद भविष्य काल। क्या है? हेतु मद भविष्य काल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वह सोए तो मैं भागूं, वह सोए तो मैं खाना बनाऊं। जैसे मम्मी अपने बच्चों के लिए नहीं कहती, छोटे छोटे बच्चे होते, बेटा सोए तो मैं खाना बनाऊं, ठीक है, इस तरह से। वह आए तो मैं जाऊं, अगर वह मारे तो मैं रोऊं, इस तरह से हेतु मद भविष्य काल अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपयुक्त समास है? चयन कीजिए, बताइए उपयुक्त समास कौन सा है, ज्ञात करना है। सुख और दुख में समास। सुख और दुख एक जैसे हैं और जहां पर एक जैसे आते हैं द्वंद्व समास होता है। क्यों? द्वंद्व समास की परिभाषा होती है दोनों पद प्रधान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों पद जो होंगे वो क्या होंगे? प्रधान होंगे। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर द्वंद्व समास आ जाता है और द्वंद्व समास में ये शब्द, ये जो चिन्ह लगा होता है ये कौन सा होता है? ये होता है योजक चिन्ह, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। द्विगु संख्यावाची होता है। कह रहा है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? भाई रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्रोध रौद्र रस का है। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे दोहा का। किसका? दोहा का। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पर दोहा के साथ में क्या मिला दें? रोला। अगर दोहा रोला दोनों मिला दें तो क्या बन जाता है? तो हमारा कुंडलिया बन जाता है, ये भी याद रखेंगे। सोरठा के अंतिम व प्रथम पद एक जैसे नहीं होते, जबकि दोहा के प्रथम अंतिम पद एक जैसे होते हैं। आगे आ जाओ। कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रचलित है, यमक अलंकार है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे उपमा में मैं कह दूं मुख चंद्र सा क्या है?
मुख चंद्र सा सुंदर है, इस तरह से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, क्योंकि तुलना हो रही है। मुख की तुलना किससे हो रही, चंद्रमा से। मुख चंद्र सा क्या है, सुंदर है, इस तरह से। आगे आ जाओ। यमक अलंकार की परिभाषा है काला काली घटा का घमंड घटा। एक ही जब दो शब्द एक जैसे आए, दोनों के अलग अलग अर्थ हों, वहां पर यमक होता है। अब इसका बताओ, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है। पाठक का बहुवचन, पाठक लोग, पाठक गण, पाठक जन, पाठक समूह। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, गण जो शब्द होता है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो पाठक गण। जैसे हमने कहा शंकर, शंकर जी जो थे इनके पास कुछ गण थे, और गण में इनका जब नाम आता है तो कई हजार गण होते हैं इनके पास, तो गण हजार हैं। अगर हजार हैं तो ये बहुवचन होंगे, इस कारण पाठक गण इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये तो हमें तो लग रहा है गलत है, ठीक है। आगे कह रहा है तूफान आने का संदेह है, तूफान आने का संदेह है, तूफान का संदेह है, संदेह होता है, संदेह होता है, जल्दी से बताओ। ये तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अनेक कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये तो यार ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए थे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए में अशुद्ध वाक्य होना चाहिए, शुद्ध नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, अशुद्ध, क्योंकि ये शुश्रूषा ये सही दे रखा है, यहाँ भी सही दे रखा है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, निरपराधी होना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत है। ये कह रहा है इसके एकमात्र दो कारण हो सकते, एकमात्र दो कारण, ये भी गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। इसमें पूछ रहा है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, अनेक निरपराध, निरपराध करने वाले लोग हो जाएंगे, ठीक है। निरपराध दंड के भागी हुए, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसको मैं कल कंफर्म करके करवा दूंगा, ठीक है। ये अगली जो क्लास होगी उसमें इसको जरूर कंफर्म करके लाऊंगा, ठीक है। इसके लिए माफ करना। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है बलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। बलय, बलय का मतलब एक प्रकार के रिंग से बात हो रही है, किससे, रिंग से। रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, वृक्ष की छाल नहीं, गोलाकार घेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग का मतलब ही गोलाकार घेरा होता है। बलय याद रखेंगे। मृगछाल नहीं बनेगा, आवरण नहीं बनेगा। बलय का मतलब देखो, एक सैटर्न ग्रह शनि के बारे में सुना, उसके पास एक अपना बलय है, ठीक है। इसके अलावा कौन से हैं, यूरेनस, उसके पास भी बलय है। या फिर हम कह सकते हैं अपना जो प्रशांत महासागर है उसमें भी अग्नि बलय है, यानी कि रिंग ऑफ फायर जिसे बोलते हैं, अग्नि बलय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गोलाकार घेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब आ जाओ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम रीजनिंग शुरू करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। साथियों यहाँ पर बोला गया है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। कहा गया है बचपन और किशोरावस्था, गर्मी और क्वेश्चन मार्क। देखो बचपन और किशोरावस्था एक जैसे शब्द हैं, यानी एक ही समूह के हैं। उसी प्रकार गर्मी और क्वेश्चन मार्क, गर्मी कूदना गलत हो जाएगा, फल गलत हो जाएगा, फूल गलत हो जाएगा। देखो गर्मी एक प्रकार का मौसम है और बसंत भी एक प्रकार का मौसम है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बसंत आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है। आगे आ जाओ। आगे बोला है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर 9 2 11, 11 दूनी 22, 4 26, 26 तिया 78, कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखो यहाँ पर जो लॉजिक है उसको हम अलग से क्रैक करते हैं। 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 26, 26 के बाद में 97, 97 के बाद में एक क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में क्या है 28 61, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो लॉजिक है ये किया गया है गुणा 2 -7, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो गुणा 3 -7, जैसे 9 दूनी 18 में 7 जाएगा तो 11, 11 3 33 में से 7 जाएगा 26, 26 गुणा 4 -7, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। 26 दूनी 52 दूनी 104, 104 में चला जाएगा 7 तो बचेगा 97। उसी प्रकार 97 का गुणा अब की बार में होगा 5 में, माइनस में होगा 7। तो सीधा सा हम यहीं पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया, 5 सत्ते 35 की 5, 5 नंबर 45, 3 48, 48 में घट जाएगा 7 तो बचेगा 478। क्या बचेगा, 478 बचना चाहिए। कितना, 478। 478 कहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और इस बॉक्स में हम रख देंगे 478। आगे जो लॉजिक बनेगा वो बनेगा गुणा 6 -7, और जब आप ऐसे करेंगे 8 छंग 48, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। देखो यूनिट डिजिट 1 यहाँ भी आ रहा है।
तो इस तरह से इस प्रश्न का लॉजिक है, अच्छा सा लॉजिक है, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, इसी प्रकार आगे का क्रम जारी रहे तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे आपका हो जाएगा पश्चिम, और ऊपर हो जाएगा हमारा उत्तर, नीचे की ओर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहले उसने कहा है जो उत्तर दिशा है उसको उत्तर पश्चिम कहा जाता है, यानी कि ये जो दिशा है ये वाली, इसको हमने क्या कहा, उत्तर पश्चिम, यानी कि 45 डिग्री क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। उसी प्रकार जो पश्चिम है, पश्चिम को क्या कहा, सॉरी उत्तर पश्चिम है, ये जो उत्तर पश्चिम है ये वाली दिशा, इस वाले को फिर से 45 डिग्री घुमा करके उसने क्या बोल दिया है, एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया है, इसको पश्चिम कहा जाता है। अब कह रहा है जो पश्चिम है इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, ये बता दिया फिर से एंटी क्लॉकवाइज हमें 45 डिग्री घुमाना है। अब कह रहा है दोस्तों इसी प्रकार का आगे क्रम जारी रहता है तो दक्षिण पूर्व की दिशा कौन सी होगी। तो दक्षिण पूर्व दिशा है कौन सी, दक्षिण पूर्व दिशा तो ये वाली है, कौन सी भैया, ये वाली है। तो भाई अगर इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज अगर 45 डिग्री घुमा देंगे यहाँ पे तो कौन सी आ जाएगी, पूर्व आ जाएगी। प्रश्न का उत्तर बनेगा पूर्व दिशा। ठीक है, देखो जब ये क्रम जारी रहेगा, जैसे उत्तर को हमने कहा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा, इसी प्रकार क्रम जारी रहा तो हमने कहा कि भैया जो हमारे पास दक्षिण पूर्व की दिशा है इस दिशा को भी यही क्रम में लॉजिक लगा देंगे, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगी, ये दिशा उठ करके पूर्व बन जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे बोला यदि म्यूजिक को ये लिखा जाता है तो सिम का कोड क्या होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखो एम के बाद USI और क्या है C, इसको लिखा जा रहा है 3 1 2 5 4। कोड किसका बताना है, SIM का। तो देखो यहाँ पे SI तो ये है मतलब 25 हो जाएगा, M कहाँ पर है 3 शुरुआत में, 253 इसका कोड होगा प्यारे दोस्तों, जो कि दिया गया है विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी को आप लगा सकते हैं सही उत्तर। आगे आ जाओ। आगे इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 4 है, 7 है 12 है, क्या है 4 है 7 है 12 है 19 है 28 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखो 4 3 7, 7 5 12, 12 7 19, 19 और कितना हो जाएगा 19 9, 19 9 हो जाएगा 28, 28 11 होता है 39, कितना होता है 39। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 39 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आगे बोला गया है निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है। क्या है, ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है। देखो ये तो गलत हो जाएगा, तो हाँ ये बन सकता है, इसके बाद ये गलत हो जाएगा, इसके बाद ये वाला भी बन सकता है, इसके बाद ये तो बनेगा नहीं लेकिन यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये नहीं बनेगा। तो कह रहा है दोस्तों जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 2 है। अच्छा 2 भी होना चाहिए बाद में, तो देखो 7 के बाद में 2 है, हाँ है, 7 के बाद में 2 है, हाँ है, 7 के बाद में 2 है, हाँ है, इसके अलावा 7 के बाद में 2 तो है लेकिन ठीक पहले 4 आया तो वो गलत हो गया। तो ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन बाद में 2 है। तो आप बोलोगे सर 3, कितने हैं 3 हैं, और 3 हमें विकल्प नंबर बी में दिए हैं। तो प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथियों विकल्प नंबर बी हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है A से Z, और हमेशा याद रखना है दाईं दिशा ये होती है जबकि बाईं दिशा हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ये बाईं दिशा और वहाँ पे दाईं दिशा। अब देखो उसने बोला है दाईं ओर से, मतलब सॉरी बाईं ओर से 7वां, यानी कि लेफ्ट से, इसको हिंदी में लिख देते हैं बाईं ओर से 7वां के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। देखो जब भी बाएं दाएं आए तो हमेशा आपको जोड़ देना है, क्या कर देना है, बाएं दाएं आए जोड़ देना है। जब भी एक जैसे आए, जैसे मैंने कहा लेफ्ट और लेफ्ट आ गए तो क्या करोगे, घटा दोगे। राइट और राइट आ गए, दाएं और दाएं आ गए तो घटा दोगे। अगर लेफ्ट राइट आए जोड़ देना है, राइट लेफ्ट आए तो भी जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से पहला वाला पकड़ेंगे, यानी कि बाईं से पकड़ेंगे तो 7 5 12, क्या हो जाएगा 12, और 7 5 12। 12वें नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अर्थात इस दिशा से कौन सा लेटर आता है बताओ।
अंग्रेजी वर्णमाला में इस दिशा से 12वें नंबर पर कौन आता है? आप कहोगे अगर ए से शुरू करेंगे 12वें नंबर पर एल आएगा। प्यारे दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर एल होगा। इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। गुरुत्व का संबंध अगर कर्ष से है तो चुंबकत्व का संबंध किससे होगा? देखो, गुरुत्व का संबंध कर्ष से है तो चुंबकत्व का संबंध किससे हो जाएगा? आकर्षण से होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्या है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब होगा। इस बात को आप सभी अपने दिलो दिमाग में बसा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है जिसमें क्या बोला है प्यारे दोस्तों? बोला गया है सभी जहाज ट्रेन है। तो जितना भी J4 जहाज का पार्ट है ये सारा का सारा क्या है? आप बोलोगे सर ट्रेन है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब कह रहा है सभी ट्रेन बस हैं। तो जितनी भी ट्रेन हैं, जितना भी ट्रेन का पार्ट है ये क्या है? बस है। इस बात को याद रखेंगे। अब बोला कुछ जहाज बस हैं। मुझे बताओ क्या कुछ जहाज, जो जहाज का पार्ट है वो बस में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। ये तो जब दोनों आ रहे हैं, देखो पहला तो आ ही गया, कुछ जहाज बस हैं। अगर हम कहते कुछ जहाज बस हैं, आप बोलोगे सर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो सभी के सभी जहाज बस हैं, तो क्या कुछ जहाज बस नहीं बनेंगे? हाँ बन जाएंगे, बिल्कुल सही बनेगा। कह रहा है सभी बसें जहाज हैं। क्या सभी बसें जहाज हैं? मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर सभी बसें कैसे जहाज हो सकती हैं? बस का एक बड़ा सा पार्ट है और इतना छोटा सा पार्ट जहाज का है, तो इसमें तो ये आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। बोलो, कुछ जहाज बस हैं मतलब बाहर से अगर अंदर की ओर कुछ वाला पूछता है तो सही होगा, और जब अंदर से बाहर की ओर सभी वाला पूछने लगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या बोलोगे? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर? आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। कथन और तर्क का एक और अच्छा सा प्रश्न आया है। बोला गया है क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? क्या पूछ रहा है दोस्तों? आप लोगों से पूछ रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे यूएनओ जैसे जो संगठन है इसको समाप्त कर देना चाहिए। अब एक तर्क दे रहा है बंदा, तर्क दे रहा है हाँ, क्योंकि अब शीत युद्ध समाप्त हो रहे हैं और ऐसे संगठनों की कोई भूमिका नहीं है। भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। शीत युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, रसिया यूक्रेन चलने लगा है। अभी आप लोगों को देख लिया जाए तो क्या चल रहा है? अभी हमास इजराइल भी चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें यूएनओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इन जैसे संगठनों का होना जरूरी है। तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है नहीं, ऐसे संगठनों के अभाव में विश्व युद्ध हो सकता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है भैया, अगर इनकी थोड़ी भी कमी महसूस हुई तो तुरंत विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आप कहोगे तर्क नंबर 2 प्रबल है, तो यहाँ से निकाल पाओगे तर्क 2 प्रबल है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्राम पुलिस को मार्ग रक्षक पुलिस की सहायता तब कब करनी चाहिए? सॉरी, कह रहा है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो ग्राम पुलिस है उसको मार्ग रक्षक पुलिस की सहायता कब करनी चाहिए? प्रत्येक अवकाश को नहीं, प्रत्येक कार्य दिवस को नहीं, प्रत्येक कार्य दिवस रात्रि को नहीं, ऐसी अपेक्षा किए जाने पर। यानी कि जब भी अगर मार्ग रक्षक पुलिस ग्राम पुलिस से कहती है कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है तो वो सहायता अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है अपराध नियंत्रण कानून के लिए फरार अपराधियों को कितने भागों में बांटा जाता है? इनको प्यारे दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है, एक संज्ञेय अपराधी, एक असंज्ञेय अपराधी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। ये प्यारे दोस्तों मानसिक अभिरुचि के प्रश्न हैं। आगे बोला है प्रथम सूचना रिपोर्ट में कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? जो प्यारे दोस्तों प्रथम सूचना रिपोर्ट की जाती है उसमें 3 प्रतियां तैयार होती हैं। कितनी? 3 प्रतियां तैयार होती हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर इसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में होती है। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 97 के अनुसार थाने में संज्ञेय अपराध के संबंध में दी गई सूचना चिक रसीद पुस्तिका पुलिस प्रारूप संख्या 341 में 3 प्रतियां लिखी जाएंगी। सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पर हस्ताक्षर बनाए जाएंगे। यानी कि जो पुलिस पर रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है उसके तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर होंगे और पुलिस की प्रारूप संख्या 341 के तहत और पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो कि 1861 में बना था इसके पैरा 97 के तहत ये कार्य किए जाते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बोला है अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? याद रखेंगे, किसी अपराधी को अगर अपराध रजिस्टर से निकालना है डीएम की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, आगे बोला है यदि पी पति है क्यू का। चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। मानसिक अरुचि खत्म हो गई।
अब कह रहा है यदि जो P है ये पति है किसका, शादी हुई है, तो पति हो जाएगा Q का। आगे बोला गया है और R माता है S और Q की, तो R माता है किस किस की, S और Q की। इन दोनों की माता कौन है, R है। इस तरह से देख लीजिए। अब बोला है R से P का क्या संबंध है, तो से लगा है यहाँ पर R के साथ, R से P का संबंध पूछा है। R क्या बोलेगी, R बोलेगी ये तो मेरा होगा भैया दामाज्य, दामाज्य होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं। R से P का क्या संबंध है, अच्छा P का R से क्या संबंध है, तो गौर से समझो। यहाँ पर जो P का R से संबंध है वो किस रूप में है, P बोलेगा मेरी पत्नी, और पत्नी की मम्मी मतलब सासू माँ, क्या हो जाएगा, सासू माँ हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे, तो सास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सास। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये आपका सही उत्तर है। आगे आ जाओ। आगे प्रश्न में पूछा है संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन वादक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें एक आरेख बनाएंगे जो कि हमारा वायलिन वादक को दर्शाएगा। किसको, वायलिन वादक, मतलब सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला जो वायलिन वादक है ये क्या वाद्यकार में आता है, आप बोलोगे हाँ आता है, तो ये हो जाएंगे वाद्यकार, ठीक है। और वाद्यकार किस में आते हैं, संगीत वालों में, तो आप बोलोगे हाँ सर वाद्यकार संगीतकार में आते हैं, तो संगीतकार, संगीतकार के अंदर वाद्यकार, वाद्यकार के अंदर वायलिन वादक, और इस तरह का आरेख ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये आपका बनेगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला स्तनधारी कुत्ता और चमगादड़, इसके बीच का आरेख क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सबसे पहले एक आरेख बनाएंगे जो स्तनधारी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, जो स्तनधारी होते हैं इसको रिप्रेजेंट करेगा एक आरेख। और इसी के स्तनधारी में आते हैं कुत्ता, यानी कि जो डॉग प्रजाति है ये भी आ जाती है, और जो बैट प्रजाति है यानी चमगादड़ प्रजाति है ये भी आ जाती है। तो ऐसा आरेख मिलेगा विकल्प नंबर डी में, यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो चमगादड़ भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, कुत्ते भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह से जो माताएं अपने शिशुओं को स्तनपान करवाती हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। बस इस बात को भी याद रख लेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है, कॉपर है, डायमंड है, सिल्वर है, लेड है, बताओ क्या हो जाएगा। तो सीधा बोल दोगे सर डायमंड। क्यों, क्योंकि ये तो कार्बन का एक प्रतिरूप है। क्या है, ये कार्बन का प्रतिरूप है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। जबकि अन्य सभी ऑप्शन में क्या है, कॉपर धातु है, सिल्वर धातु है, लेड धातु है, जबकि डायमंड कोई धातु नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे पूछा निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, आने वाले दिनों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बताओ AFNW कौन है विषम, कैसे बताओगे भैया। ए एक स्वर है, बता दोगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप कहोगे यही असंगत है क्योंकि स्वर है, बाद बाकी तो यहाँ पर व्यंजन दे रखे, तो हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आरेख वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ए नाम की जो आकृति है वो 3 डंडों से बनी है, एफ नाम की आकृति 3 डंडों से बनी है, एन नाम की आकृति 3 डंडों से बनी है, जबकि डब्ल्यू नाम की आकृति 4 डंडों से बनी है, ठीक है। इस तरह से ये वाली विषम होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका विषम उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपॉड, दीवार घड़ी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं दीवार घड़ी के बारे में। दीवार घड़ी किसी काम की नहीं होती है, इस पर केवल समय देखा जाता है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, क्या हैं ये आपके, क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, ये आपके हो जाएंगे अलग। जबकि दीवार घड़ी क्या है, एक प्रकार की सेल से चलने वाली घड़ी होती है। बस इस बात को याद रख लेंगे। तो फिर यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं मैथ को। अगर आप लोगों को पानी पीना है तो पी लीजिए, हम तो शुरू कर रहे हैं मैथ। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो लड़कों की कुल संख्या क्या होगी, सॉरी कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखो गौर से समझो, एक तरफ बॉयज है, एक तरफ गर्ल्स है। कह रहा है कि इनका जो रेशियो वो 7:3 में है। और यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं, यानी कि जो लड़कियों की संख्या दे रखी है हमारी भाषा में रेशियो में तो 3 है, लेकिन स्कूल में कितनी है 195। तो गौर से देखो कितनी बार में कट रहा है। आप कहोगे 3 9 5 14 1 15 कट जाएगा, 3 छंग 18 और 3 पंचे 15, यानी कि 1 का मान अगर 65 है तो 7 का मान, 7 का नहीं भैया 10 का बताना है। क्या बताना है 10 का, क्योंकि कुल विद्यार्थी लड़के लड़कियां दोनों मिला करके होंगे और दोनों हमारी भाषा में कितने हैं 10, तो 10 का मान बताना है। 10 का मान कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगर 1 का मान 65 है तो 10 का मान सीधा 650 हो जाएगा, ठीक है। हमसे अगर लड़के पूछ लेता तब हम लड़कों की संख्या बता सकते थे, कितनी बता सकते थे 65 गुणा में 7,
7 पन्ना 35 की 5, 7 छंग 42 और 42 3 कितना 45। अगर लड़के पूछेगा तो 455, लड़कियां 195, दोनों मिलाकर के हो जाएंगे कितने भैया 650। और दोनों ही पूछे यानी स्टूडेंट की संख्या कितनी है 650 है। आगे आ जाओ। बोला गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को कुल मतों में से 30% मत प्राप्त हुए, किंतु वह 210 वोटों से हार गया, 210 मत से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैंने कहा कोई एक चुनाव था जिसमें ए व्यक्ति खड़ा था, एक में बी व्यक्ति खड़ा था, ये दोनों खड़े होंगे। अगर यहाँ पर बात हो रही है चुनाव में कितने वोट होंगे भाई, अगर कोई गांव होगा उस गांव में के कुल मिलाकर कितने वोट होंगे 100% वोट होंगे, जितनी उनकी आबादी होगी उतने ही वोट तो होंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो कह रहा है कुल मतों का, यानी जितने 100% वोट हैं उसके 30% मत एक व्यक्ति को प्राप्त हुए, यानी बी वाले को 100% के 30% मत प्राप्त हुए। और कह रहा है ये बंदा कितने से हार गया, ये बंदा 210 मतों से हार गया। कितने से हार गया भैया 210 मतों से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या। अगर मुझे एक बात बताओ, टोटल गांव में 100% वोट थे, एक को अगर 30% मिल रहे हैं, दूसरे को कितने मिले होंगे, तो आप कहोगे सर 70%। ऑब्वियसली भाई, अगर एक को 30 मिले हैं तो दूसरे को 70 मिले होंगे। अब बताओ, ए को अगर 70 मिले हैं, बी को 30 मिले हैं, तो ए को बी से कितने % ज़्यादा वोट मिले हैं, तो आप कहोगे ए को जो बी से परसेंटेज की मात्रा में ज़्यादा वोट मिले हैं वो 40% मिले हैं। और हारा कितने से है बी, 210 से हारा है, मतलब इतने अधिक वोट तो ही मिले हैं। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 40% का मान मेरे प्यारे साथियों 210 दे रखा है, और वहीं पर हमें ज्ञात करना है 100% का मान। क्या आप नहीं निकाल पाओगे, बताओ नहीं निकाल पाओगे? आप कहोगे बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकाल दोगे, 210 बटे में 40 गुणा में 100, ये निकल आएगा 100 का मान। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। काटा पीटी करो, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटोगे 25 बार में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 25 का गुणा करो 21 में, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 525। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 525। तो गांव में कुल कितने वोट पड़े थे, 525 पड़े थे। इस बात को याद रखेंगे। देखो अभी नहीं आया है समझ में तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। समझाने में कौन सा थोड़ा सा समय लगेगा। देखो गांव में 100% वोट होंगे, एक व्यक्ति को अगर 30% मिल रहे हैं, मैंने कहा बी को 30% मिले, तो ए को कितने मिले होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो आप कहोगे 70%, लेकिन कितने ज़्यादा मिले हैं भैया 40% ज़्यादा मिले हैं। कितने 40%, और यही 40% वोट तो 210 के बराबर हैं। अगर 40% 210 के बराबर हैं तो 1% का मान निकालने जाओ, उसके बाद फिर 100 का निकालो, तो हमने सीधा सा निकाल दिया 100 का। 210 एक का निकालेंगे तो 210 बटे 40, और 100 का निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 का। 525 आपका राइट उत्तर है। आगे आ जाओ। आगे बोला 600 का 4% क्या होगा, भाई ये आप निकाल लेना, होमवर्क है, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है यूपी पुलिस, शर्म आनी चाहिए इनको एग्जाम लेते समय। इसका बताओ। कह रहा है दोस्तों एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखो मेरी बात को समझना है। मैंने कहा साइकिल है, कोई एक साइकिल है, आप अभी बिना पेन उठाए प्रश्न करवा सकता हूँ। कोई एक साइकिल है, इसकी कीमत कितनी रही होगी कुल मिलाकर, अगर परसेंटेज में देखा जाए, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो साइकिल की कीमत 100% रही होगी। वो कह रहा है कि 1800 रुपये में बेचने पर उसे 10% की भैया हानि होती है। अगर मैंने कहा साइकिल की एक कॉस्ट प्राइस है, उसको सेलिंग प्राइस कर रहा है, तो हानि कितनी हो रही है 10% की। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस अगर इसमें से 10% की हानि हो रही है, कितनी हो जाएगी 90%। बोलो मेरे भाई, और यही सेलिंग प्राइस तो हमें 1800 दे रखी है। आप कहोगे हाँ सर। एक का मान कितना 200, 100 का मान कितना, तो आप कहोगे 2000। बोलो 200 के पीछे 2 ही जीरो तो चिपकाने हैं। एक का मान 200 नहीं भाई यार, मैंने गलती कर दी, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, इसको आप थोड़ा सा मिटा देंगे। एक का मान 20 आएगा, फ्लो में बह गया था यार। ठीक है तो यहाँ पे देख लो, एक का मान 20 आएगा, 100 का मान आ जाएगा 2000। तो साइकिल कितने की रही होगी मेरे भाई, 2000 रुपये की रही होगी। देखो एक बार फिर से समझो, साइकिल की मूल कीमत कितनी होगी 100% होगी। तो हमने कहा अगर हमने साइकिल को 100% में बेचते तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन जब हमने 1800 में बेची तो 10% की हानि हो गई। तो भैया यही तो 10% की हानि हमने यहाँ पे रख दी है। अगर 100% हमारे पास साइकिल की कीमत थी, उसमें 10% की हानि में बिची कितने में 90 में, और 90% का ही मान 1800 दिया है, 1% का मान 20 हो जाएगा, 100% का मान 2000 हो जाएगा। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी चुटकियों में करेंगे। देखो
कहा गया है एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, देखो एक तो सीपी हो जाएगा, एक प्यारे दोस्तों एमपी हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो दोस्तों कह रहा है कि अगर दुकानदार के पास 100 की वस्तु है तो उसमें उसने 20% का इजाफा कर दिया, अधिक एक्स्ट्रा मार्क कर दिया। तो दोस्तों उसके पास 100% की क्रय मूल्य वस्तु थी, उसने 20% बढ़ाकर कितनी कर दी, 120% की कर दी। ठीक है, अब कह रहा है 5% की छूट देता है, तो उसका लाभ कितना है भाई। देखो याद रखो, अब जो छूट देगा बंदा वो कहाँ पे देगा, एमपी पे देगा। जैसे हमने कहा अभी आप जैसे नमकीन वगैरह खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाओ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिख देते हैं दुकानदार, बड़े बड़े जो मॉल वाले होते हैं। उसके बाद फिर वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देंगे, 20% डिस्काउंट, 5%, 10% ऐसे डिस्काउंट देते हैं। तो वो किस पे देते हैं, लिखे हुए प्राइस पे ही तो देते हैं, यानी एमपी पे देते हैं। तो एमपी पे अगर 5% की छूट दी जाएगी तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। आप कहोगे हाँ, तो 120 का 5% छूट निकाल लो भैया, कितना हो जाएगा बताओ, काटना ही तो है। आप कहोगे 20 पंचे 100, 20 से काटोगे 20 छक्का 120, यानी कि बंदे के पास 120 रुपये एमपी थी, इसमें 6 रुपये की छूट दे दी, तो कितने की सेलिंग प्राइस हुई, 114 की। बोलो भैया कितने की हुई, 114 की। उसका लाभ कितना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ कितना है, सीपी खरीदी तो उसने 100 की थी, 20 एक्स्ट्रा करके 20 की कर दी, लेकिन उसमें 6 की छूट दे दी, तो अब कितने की बेची, 114 की बेची। तो 100 से कितने ज़्यादा की बेची, 14 ज़्यादा की बेची। अर्थात लाभ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप याद रखोगे 14%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है समझे होंगे। एक सीपी लिखना है, एमपी लिखना है, एसपी लिखना है। देखो जब भी छूट दी जाती है वो एमपी पे दी जाती है, यानी कि एमआरपी, जैसे हम एमपी शॉर्ट में बोल देते हैं, एमआरपी पे छूट दी जाती है। तो 5% की छूट वो 120 पे देगा, 120 का आप 5% अलग से भी निकाल सकते हो। मैंने वहीं पे काट दिया, वो गड़बड़ तुम्हें लग रहा होगा, यहाँ से काटा 20 बार में, 20 से काटा 6 बार में, तो छूट कितने की मिली, 120 में से 6 की मिली, तो 114 में बेची। अभी भी खरीदी तो 100 की थी, बेची 114 में, तभी भी 14% का लाभ होगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। अब कह रहा है 5,000 की धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा। यानी कि हमें वही घिसा पिटा एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, एसआई बराबर, साधारण ब्याज है तो एसआई बराबर PRT/100, ये याद रखना है भैया। तो कह रहा है एसआई ज्ञात करना है, पी कितना दिया है, तो पी दिया है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। आर कितना दिया है 8%, टाइम कितना दिया है 3 का, बटे में 100, कितना एसआई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 5 अट्ठे 40, 4 तिया 1200। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कितना रुपये आएगा मेरे प्यारे भाई, याद रखोगे आप सभी, 1200 रुपये आएगा। कितना आएगा, एसआई पूछा है, 1200 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। इसको बताओ, ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कहा गया 2500 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर छमाही पर जोड़ा जाए। यदि ब्याज जो होगा वो हर छमाही पर जोड़ा जाए तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2500 रुपये, 12% की राशि। इसका एक कंसेप्ट होता है भैया, याद रखेंगे। जब भी अगर छमाही की बात करेगा, किसकी, छमाही की, तो जो रेट परसेंट होगी वो उल्टा लिख दिया यार मैंने, परसेंटेज, जो रेट परसेंट होगी वो क्या हो जाएगी, जो भी दी गई होगी उसका 1/2 हो जाएगी। जबकि जो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई, जो टाइम होगा, छमाही पे बात आएगी तो जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बस ऐसा ही करना है। 1 साल में कितनी छमाही आती है, आप कहोगे 2 आती हैं। इसको ट्री मेथड से कर लो, ट्री मेथड से करोगे तो पहला ट्री और दूसरा ट्री इस तरह से बनाओगे। अब देखो रेट परसेंट मैंने कहा 1/2 आधी हो जाएगी, तो 12% अगर आपके पास रेट दी है सवाल में तो ये आधी होकर के कितनी बचेगी, आधी होकर के बचेगी 6%। और 2500 का 6% अगर निकाले जाओगे तो 25 छक्का 150, सीधा सा। कैसे भाई, इसको आना चाहिए। देखो मैंने कहा 2500 का 6%, परसेंट हटे नीचे 100 लगे, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 छक्के 150, तो इस तरह से हो जाएगा भैया। दूसरे साल भी यही कंडीशन लगी होगी, बोलो दूसरे साल भी यही कंडीशन लगी हुई, लेकिन अगली बार में जब चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा तो इसका भी जुड़ जाएगा। अब 150 का हमें 6% निकालना है, कितना, 150 का 6% निकाल सकते हो। आप बोलोगे निकाल देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हाँ 2 तिया 6 हो जाएगा। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9, तो 150 का जो 6% आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब कह रहा है कि क्या पूछा है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया,
पहला ट्री दूसरा ट्री इन दोनों को मिला करके जोड़ दो, तो ब्याज 1.5 दूनी 300, तो ये हो गया और 9 और हो गया, तो मतलब कितना हो गया 309 रुपये। याद रखेंगे प्रश्न का उत्तर जो बनेगा वो 309 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ये ट्री मेथड से अच्छे से याद आ जाएगा आपको। जब भी छमाही पूछा जाए रेट परसेंट आधी कर देनी है, टाइम 2 गुना कर देना है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। या तो आप रेशियो से भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो से भी कर सकते हो। आगे आ जाओ। टाइम एंड वर्क का एक अच्छा सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कहा गया है ए किसी कार को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए नाम का बंदा कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी नाम का बंदा उसी कार को 30 दिन में पूरा कर रहा है। सी नाम का बंदा इसी कार को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 3 दूनी 60। ठीक है, सभी से कटेगा 20 तिया 60, 12 पंजे 60, तो 20 तिया 60। ए की क्षमता 3 हो जाएगी, बी की क्षमता दूनी 60, 30 दूनी 60 तो 2 हो जाएगी, और सी की जो क्षमता आएगी वो प्यारे दोस्तों कितनी आएगी, 12 पंजे 60 यानी कि 5 आ जाएगी। ठीक है, अब बोला है ए और बी प्रारंभ करते हुए परंतु 5 दिन बाद वे कार छोड़कर चले जाते हैं। सॉरी, यहां पर हम कुछ पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हैं। कह रहा है ए और बी कार प्रारंभ करते हैं। अच्छा, ए और बी कार प्रारंभ करते हैं परंतु 5 दिन बाद वे कार छोड़कर चले जाते हैं। सी उस शेष कार को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। चलिए देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो ए और बी की क्षमता कितनी है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अगर एक दिन में दोनों की क्षमता को देखा जाए ए और बी की, तो दोनों मिलाकर कितना काम कर लेंगे, 5। लेकिन उसने कहा 5 दिन बाद वे कार छोड़कर गए हैं, अर्थात 5 दिनों तक उन्होंने कार किया होगा। एक दिन में अगर 5 कार करते हैं तो 5 दिनों में कितना कर लेंगे, 25 कर लेंगे भैया। आप कहोगे हाँ सर 25 कर लेंगे। इसके बाद अब 25 कार तो कर दिया ए और बी ने, और ये छोड़कर चले भी गए, तो शेष कार कितना बचा, तो आप कहोगे 60 टोटल कार था, इसमें से 25 हो गया सर, अब शेष बचा हमारे पास 35। कितना बचा, 35 कार। ये 35 कार हमें किससे करवाना है, सी से करवाना है। सी की क्षमता कितनी है, 7। 7 से काट, नहीं, सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है हमारे पास 5, अर्थात 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 सत्ते 35। तो सी शेष कार को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, तो बोलोगे भैया 7 दिन में। कितने दिन में करेगा, 7 डेज में ये सी नाम का जो बंदा है ये कार समाप्त कर लेगा। और 7 डेज ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, रेलगाड़ी से संबंधित है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन बहुत आसान है, याद रखेंगे। कहा गया है ए तथा बी अलग अलग रेलगाड़ियां एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं। ए की रेलगाड़ी की जो चाल है वो 45 किलोमीटर पर घंटा है। जो ए नाम की रेलगाड़ी है वो कितने में चल रही है, वो 45 kmph में चल रही है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद जो बी नाम की रेलगाड़ी है वो प्यारे दोस्तों चल रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटा में। कितने में चल रही है, याद रखेंगे, जो बी नाम की गाड़ी है ये 35 kmph में चल रही है, अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो कह रहा है 4 घंटे के पश्चात ए और बीच की दूरी क्या है, ए बी के बीच की दूरी क्या है। गौर से समझो, कोई एक बिंदु है, मैंने कहा भैया एक बिंदु है, इस बिंदु पर दोनों ट्रेनें खड़ी हुई थी। एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है। एक की चाल जो है, मान लेता हूं ए ट्रेन यहां पर गई, बी ट्रेन यहां पर गई। एक की चाल जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 4 घंटे के पश्चात ए बी के बीच की दूरी क्या होगी। आप लोग क्या करोगे मुझे पता है, देखो आप करोगे 4 घंटे में 2 घंटे चला दें, आप कहोगे हाँ 2 घंटे से चला दो, 2 घंटे उसे चला दो, 4 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 घंटे ए चली होगी तो 4 घंटे बी भी चली होगी, ऐसा तो है, क्योंकि ये विपरीत गई हैं भाई मेरे, विपरीत गई हैं, इस बात को याद रखना है। अगर विपरीत गई हैं तो 4 ये चली है तो 4 ये चली है। 1 घंटे में अगर 45 जाती है तो 4 घंटे में कितनी जाएगी, 45 चौके 190 किलोमीटर। बोलो भाई, ए ने जो डिस्टेंस की होगी तय, ए की जो नहीं 45 दूनी 90 दूनी 180, माफी चाहेंगे, यहाँ पर 190 नहीं होगा, यहाँ पे 180 होगा। देखो ये इसने ए ने जो चाल चल रही होगी 4 घंटे, वो कितनी चल रही होगी, 180 किलोमीटर। बोलो भाई, आप कहोगे हाँ सर 180 किलोमीटर चल गई। अब जो बी नाम की रेलगाड़ी है उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 4 घंटे में कितनी जाएगी, 35 दूनी 70 दूनी 140, तो ये 140 किलोमीटर जाएगी। कितनी जाएगी, 140। तो भाई 140 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगी, 180 वहाँ पे। अब कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि दूरी हमें ए से लेकर के बी तक की बतानी है, यानी दोनों दूरियां जोड़ देनी है। दोनों जोड़ दोगे आप लोग तो 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 320 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच की।
ये आपका सही उत्तर है, यहाँ से आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल प्यारे साथियों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।